जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात G20 की अध्यक्षता में B20 और तीसरी TIWG बैठक की श्रृंखला के लिए तैयारी कर रहा है। बैठक 10 से 12 जुलाई तक केवड़िया में होगी। दक्षिण गुजरात में बीते 3-4 दिन से बारिश का कहर। कश्मीर में दिखी धार्मिक एकता की मिसाल, मुस्लिमों ने किया अमरनाथ यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत। बुल्धाना में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगी, 26 यात्रियों की मौत, कई घायल। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत, सस्ते होंगे मोबाइल टीवी समेत कई होम अप्लायंस, इन सामानों की जीएसटी में हुई कटौती। हिंसा का कोई समाधान नहीं, राहुल गांधी मणिपुर दौरे के दौरान राहत शिविरों में गए, राज्यपाल से भी मिले। समान नागरिक संहिता का मसौदा, 2 लाख लोगों की राय की बात तैयार, उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। G20 की अध्यक्षता में B20 की बैठक 1 जुलाई को सूरत में होगी, जबकि व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक 10 या 12 जुलाई के दौरान केवड़िया में होने वाली है। जुलाई महीने में गुजरात में B20 यानी बिजनेस 20 और G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक के साथ साथ मंत्री स्तर की बैठक का भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है और सभी के लिए व्यवहारिक वैश्विक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। G20 में भारत की अध्यक्षता देश के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है, क्योंकि यह आजादी का अमृत महोत्सव के साथ मेल खाता है। जुलाई महीने में गुजरात में B20 यानी बिजनेस 20 और G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक के साथ साथ मंत्री स्तर की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। B20 बैठक 1 जुलाई को सूरत में होगी, जबकि व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG की तीसरी बैठक 10 से 12 जुलाई 2023 तक एकता नगर केवड़िया में होगा। कपड़ा, वित्त, बैंकिंग और हीरे जैसे विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि 1 जुलाई को सूरत में होने वाले B20 बैठक में भाग लेंगे। वहीं B20 एक प्रतिष्ठित मंच है जो दुनिया भर के प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। बैठक व्यापार प्रतिनिधियों को विभिन्न आर्थिक और व्यापार संबंधित विषयों पर अपने दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि और नीति सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। उनके सुझाव वैश्विक आर्थिक एजेंडे और नीतियों की आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। B20 बैठक वैश्विक व्यवसायों के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं पर चर्चा के साथ शुरू होगी। वहीं केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री सर्वतानंद सोनवाला इस कार्यक्रम के वक्तों में मुख्य अतिथि होंगे। B20 के पहले पूर्ण सत्र में वैश्विक मूल्य श्रृंखला के लिए हीरे, कपड़ा और रसायन पूर्ण सत्र में गुजरात सरकार के उद्योग और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SJ हैदर द्वारा एक विशेष संबोधन दिया जाएगा। टाटा केमिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक श्री जरीर लंगराना की अध्यक्षता में एक पैनल भी चर्चा की जाएगी। B20 बैठक का दूसरा पूर्ण सत्र अधिक समावेशी भविष्य का निर्माण, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हुआ। सत्र की अध्यक्षता एडवाइजर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और निवेश बैंकिंग के प्रमुख गोपाल अग्रवाल करेंगे। 10 से 12 जुलाई 2023 एकता नगर केवड़िया में होने वाली तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक के लिए विभिन्न G20 देशों के 120 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों इकट्ठा होने की उम्मीद है।
बैठक की शुरुआत में प्रतिनिधि व्यापार अवसंरचना पर एक सेमिनार में भाग लेंगे। इसके अलावा दोनों अन्य पैनल चर्चाओं की योजना बनाई गई है, जिसमें विश्व बैंक और एंकटाड व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जैसे संगठनों के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। पहले सत्र में पैनलिस्टों में श्री मिहिर शाह पार्टनर ईवाई, श्री जैन हॉफमैन लॉजिस्टिक्स शाखा के प्रमुख एंकटाड, श्री समीका सिरेमानी निदेशक प्रावधानिक और लॉजिस्टिक्स प्रभाग एंकटाड, सुश्री मोना हदाद वैश्विक निदेशक शामिल थे। व्यापार विश्व बैंक श्री सरोज आयुष वरिष्ठ परिवहन विशेषज्ञ, विश्व बैंक थेम्सिड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रूथ बेनोल्मोंग्स और नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री श्री पॉल रोमल। दूसरे सत्र में पैनलिस्टों में गुजरात के मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ कमांडर माधवेंद्र सिंह, सिंगापुर सरकार के माननीय परिवहन मंत्री श्री एस ईश्वरन, IFSCA के अध्यक्ष श्री इंगिटी श्रीनिवास, एशियाई विश्व बैंक यानी ADB के उपाध्यक्ष BP यानी श्री अशोक लवासा और यूनिसिट्रा के श्री लूका कैस्टेलानी। इन दोनों दिवसीय कार्यक्रम के दौरान व्यापार और निवेश पर अन्य प्रमुख सत्र भी फोकस क्षेत्रों के रूप में निर्धारित किए जाएंगे। G20 कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधि गुजरात के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षकों का दौरा करेंगे। इनमें से एकता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में खड़ी दुनिया की सबसे ऊंचाई प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। वे मानव इंजीनियरिंग और संसाधन प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण सरदार वल्लभ भाई पटेल सरोवर बांध का भी दौरा करेंगे। वे गुजरात के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य चमत्कारों को प्रदर्शित करने वाले एक सुनियोजित शहर एकता नगर का भी दौरा करेंगे। इन स्थानों की यात्रा से दुनिया भर के प्रतिनिधि को गुजरात के इतिहास, प्रगति और प्राकृतिक चमत्कारों के अनूठे संयोग की झलक मिलेगी। दक्षिण गुजरात में बीते 3-4 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं वलसाड़ और नवसारी जिले में अब तक बारिश मुसीबत का सबब बन रही है। पिछले 24 घंटों में वलसाड़ जिले में 5.5 इंच से लगातार 6 इंच तक बरसात रिकॉर्ड की गई है। वलसाड़ जिले के धर्मपुर में सर्वाधिक करीब 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं आसपास की जगह पे 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण आसपास के तमाम नदियां उफान पे आ गई है। किसानों में खुशहाली है, क्योंकि इस जिले में बड़े पैमाने पर किसान गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने की खेती के लिए पानी अति आवश्यक है। कोलक नदी, मान नदी में बाढ़ का पानी आया है और तमाम नदी नाले उफान पे है और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे तक और बारिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आदेश न्यूज, सूरत। कश्मीर में दिखी धार्मिक एकता की मिसाल, मुसलमानों ने किया अमरनाथ यात्रियों का फूल मालों से स्वागत। नुनवास बेस कैंप से निकलकर पहला पड़ाव चंदनवाड़ी होगा, जहां से महागुड़ा स्टॉप, फिर शेषनाग और फिर पंजतरनी में यह यात्रा बालटाल से चढ़ाई कर रहे यात्रियों से मिलेगी। हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र मानी जाने वाली अमर यात्रा शनिवार यानी 1 जुलाई से शुरू हो गई है। यह यात्रा 62 दिनों तक चलेगी और इस यात्रा के लिए अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि पिछले साल से कहीं ज्यादा यात्रियों का पहला जत्था कल यानी 30 जून को जम्मू के बेस कैंप से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया था। वहीं आज नुनवास बेस कैंप में यात्रियों से पहले जत्थे को रवाना किया गया। इस यात्रा के दौरान अनंतनाग में धार्मिक एकता की मजबूत मिसाल पेश की गई है। यहाँ कश्मीरी मुस्लिम लोगों ने अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का फूल और मालाओं से स्वागत किया। स्वागत के दौरान कश्मीरी मुसलमान महिलाएं भी शामिल रहीं। इस दौरान एक व्यक्ति ने कहा, अमरनाथ और कश्मीर का वर्षों पुराना रिश्ता है। यह यात्रा हिंदू मुसलमानों की एकता का मिसाल है और इसी नाते हम हिंदू यात्रियों का स्वागत कर उनकी सफल और सुखद यात्रा की कामना करते हैं। बता दें कि बाबा बर्फानी की यात्रा का पहला जत्था पवित्र गुफा की तरफ नुनवान बेस कैंप से रवाना हो गया है।
बेस कैंप से 1997 यात्रियों ने पैदल चढ़ाई की, जो पहलगाम के पारंपरिक रास्ते से 2 दिनों तक पैदल चढ़ाई कर बाबा की गुफा पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ पहलगाम के रास्ते से ही माता पार्वती के साथ अमर गुफा में गए। तब से इस रास्ते की काफी शुभ माना जाता है। हालांकि इस रास्ते से 32 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई रहती है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एक यात्री बस जल गई और उसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्ध महामार्ग एक्सप्रेसवे से बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक बस में आग लगने से 26 यात्रियों की मौत हुई। बस में कुल 33 यात्री सवार थे। यह हादसा बुलढाणा जिले के सिंहखेड़ा राजा के पास पीपलखुटा गांव के पास समृद्ध हाईवे पर हुआ। यात्री बस नागपुर से पुणे जा रही थी। हादसा आधी रात के वक्त हुआ। बस में नागपुर, वर्धा और यवतमाल के यात्री मौजूद थे। ये बस विदर्भ ट्रैवल्स की थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस हादसे पर शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा सीएम ने घटना की हाई लेवल जांच के भी आदेश दिए हैं। सीएम ने इस मामले में बुलढाणा कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और कहा कि इस घटना में जो जख्मी है उनका इलाज सरकार के खर्चे पर कराया जाए। बस सिंहखेड़ा राजा के पास पीपलखुटा गांव के पास समृद्धि राजमार्ग पर एक सड़क डिवाइडर से टकरा गई और फिर बस में आग लग गई। डीजल के संपर्क में आते ही बस में आग लग गई। जो लोग सुरक्षित बच गए उनमें से ड्राइवर, मालवाहक शामिल है। इस बीच घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। बस सबसे पहले लोहे के पोल से टकराई। इसके बाद बस सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। बस के दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकल सका। जीवित बचे यात्री कार की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले। पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बस सबसे पहले नागपुर से औरंगाबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर दाहिनी ओर एक लोहे के खंभे से टकराई। बस अनियंत्रित से बाहर हो गई और आने जाने वाले लेन के बीच कंक्रीट के डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। बस बाईं तरफ पलटी थी, इसीलिए बस का दरवाजा नीचे गिर गया। ऐसे में लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। पवित्र अमरनाथ यात्रा इस बार 62 दिनों तक चलेगी। यात्रा के लिए अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछले साल की तुलना में इस बार 10% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज शनिवार 1 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। बाबा बर्फानी का यात्रा पहला जत्था पवित्र गुफा की तरफ नुनवास बेस कैंप से रवाना हो गया। बेस कैंप से 1997 यात्रियों ने पैदल चढ़ाई शुरू कर दी है, जो पहलगाम के पारंपरिक रास्ते से 2 दिनों तक पैदल चढ़ाई कर बाबा की गुफा पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ पहलगाम के रास्ते से ही माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा गए थे। तब से इस रास्ते को काफी शुभ माना जाता है। हालांकि इन रास्तों से 32 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई रहती है। नुनवास बेस कैंप से निकलकर पहला पड़ाव चंदन नाड़ी में होगा। यहाँ से महागुड़स टॉप, फिर शेषनाग और पंजतरानी में यात्रा बालटाल से चढ़ाई कर रहे यात्रियों से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं की हैं। सुरक्षा को लेकर खाने पीने तक हर बात का पूरा ख्याल रखा गया है। यात्रा के दौरान कई बार मौसम बिगड़ जाता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हुई। नुनवास बेस कैंप से यात्रियों को अनंतनाग के 101 डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद फरुखुद्दीन ने यात्रियों को रवाना किया। बता दें कि अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अमरनाथ यात्रा को इस बार टोबैको फ्री घोषित किया गया है। मतलब ये कि बालटाल और पहलगाम रूट पर अब तंबाकू या तंबाकू से बने दूसरे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। पहली बार यात्रा के दौरान भूस्खलन वाली जगहों से गुजरते वक्त पत्थरों से बचने के लिए
श्रद्धालु को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगांव रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। बालटाल रूट पर लगभग 2.5-3 किलोमीटर के टुकड़े में यात्रियों को हेलमेट पहनकर जाना होगा। यह सुविधाएं श्राइन बोर्ड की ओर से निःशुल्क दी जाएगी। बालटाल रूट से जाने वाले जत्था शनिवार को ही हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा। फेस्टिवल सीजन से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल समेत दूसरे कई होम अप्लायंसेस से जीएसटी की दर को घटा दिया है। वित्त मंत्रालय ने उन सामान की लिस्ट को भी शेयर किया है जिनसे जीएसटी दर को कम किया गया है। अब आपको ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते दाम में मिलने वाले हैं। अगर आप अपने लिए स्मार्टफोन या फिर घर के लिए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, एसी समेत दूसरे होम अप्लायंस खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो आपके लिए गुड न्यूज है। सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद टीवी, मोबाइल, एसी समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स काफी सस्ते होने वाले हैं। वित्त मंत्रालय ने कई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स से जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है, जिससे आने वाले समय में ये सभी सामान आपको सस्ते दाम में मिल जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी समेत कई होम अप्लायंसेस जीएसटी को कम कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से उन सामानों की लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें जीएसटी को कम किया गया है। सरकार ने पंखे, कूलर, गीजर पर लगने वाले 31% से ज्यादा जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया है। सरकार ने मोबाइल फोन, एलईडी बल्ब, टीवी, फ्रिज समेत दूसरे कई आइटम्स पर जीएसटी की दरों में कटौती की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से शेयर की गई जानकारी के अनुसार मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब, स्मार्ट टीवी, फ्रिज जैसे उपकरण पहले से 31.3% की दर से जीएसटी लगती थी, लेकिन अब इन डिवाइसेस में 12% जीएसटी लगेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई है उसके मुताबिक 27 इंच या फिर इससे छोटे साइज की टीवी को खरीदते हैं तो आपको पहले के मुताबिक काफी कम पैसे देने पड़ेंगे। सरकार पहले 27 इंच तक की टीवी पर 31.3% जीएसटी लेती थी, वहीं अब इसमें सिर्फ 18% जीएसटी लगेगी। इसका मतलब ये है कि अब 27 इंच की टीवी आपको खरीदने में सस्ते दाम में मिल जाएगी, लेकिन बड़े साइज के टीवी के दाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। राहुल गांधी ने कहा, हिंसा कोई समाधान नहीं है। राहुल गांधी मणिपुर दौरे के दौरान राहत शिविरों में गए तथा राज्यपाल से भी मुलाकात की। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत से ही भड़की जातीय हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में शुक्रवार को शांति की अपील करते हुए कहा कि हिंसा कोई समाधान नहीं है। उन्होंने राज्य के अपने दौरे के आखिरी दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके, नागरिक समाज संस्थाओं के सदस्यों और राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहुल ने सरकार से राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने मणिपुर की घटनाओं को एक त्रासदी बताया जो राज्य और देश के लिए दर्दनाक है। उन्होंने राजभवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि शांति के लिए जो भी जरूरी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं सभी लोगों से शांति कायम करने की अपील करता हूँ, क्योंकि हिंसा में कभी कोई हल नहीं निकल सकता। राहुल गांधी ने कहा, शांति ही आगे बढ़ाने का रास्ता है और हर किसी को अब शांति के बारे में ही बात करनी चाहिए और उसकी ओर बढ़ना शुरू करना चाहिए। इस राज्य में शांति का माहौल कायम करने के लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। मैं मणिपुर के लोगों का दर्द साझा करता हूँ। यह एक भयानक त्रासदी है। यह मणिपुर और देश के लोगों के लिए बेहद दुखद और दर्दनाक है। उन्होंने इम्फाल, चूरा, चांदपुर और मोइरांग में विभिन्न राहत शिविरों के दौरान के सभी समुदायों के लोगों के साथ अपनी बैठकों के बारे में बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, एक बात जो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ
वो ये है कि शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार की जरूरत है, भोजन में सुधार की जरूरत है, दवाइयों की आपूर्ति की जानी चाहिए। शिविरों से इस संबंध में शिकायतें आई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने शुक्रवार को नागरिक समाज संस्थाओं के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी परेशानी सुनी। गांधी ने एक नागरिक समाज संस्था कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, मणिपुर में नागा समुदायों की शीर्ष संस्था यूनाइटेड नागा काउंसिल शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी के प्रतिनिधियों और जेएनयू के प्रोफेसर बिमोल एस सहित प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता ने सुबह मोइरांग शहर में 2 राहत शिविरों में जाकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी व्यवस्था सुनी। वह सुबह इंफॉल से हेलीकॉप्टर में सवार होकर मोइरांग पहुंचे थे। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि मोइरांग शहर में जिन 2 शिविरों का राहुल ने दौरा किया, वहां लगभग 1000 लोग रह रहे हैं। राहुल के साथ मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस की मणिपुर इकाइयों के अध्यक्ष किसम मेघचंद्र सिंह और पूर्व सांसद अजय कुमार थे। मोइरांग में आईएनएस ने 1944 में भारतीय तिरंगा फहराया था। हमने मोइरांग का दौरा किया और 2 राहत शिविरों में गए। राहत शिविरों के लोगों से मिलने के बाद हम नेताजी स्मारक गए, जहां राहुल गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल ने बृहस्पतिवार को चूरा चांदपुर में राहत शिविरों का दौरा किया था, जो जातीय दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के चूरा चांदपुर में राहत शिविरों के राहुल के दौरे को लेकर बृहस्पतिवार को उस वक्त नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले जब कांग्रेस नेता के काफिले को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया था। उन्हें अपने गंतव्य का हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। कांग्रेस नेता स्थानीय समुदायों को सांत्वना देने के लिए मणिपुर की 2 दिवसीय यात्रा पे है। बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत से ही भड़की जातीय हिंसा में 131 लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। मणिपुर की 53% आबादी मैतेई समुदाय की है और यह मुख्य रूप से इंफाल घाटी में, वहीं नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40% है, जो यह मुख्यतः पर्वतीय जिलों में रहती है। राज्य सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सत्ता में आते ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने इस दौरान 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव और विचार लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद देश भर में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। मुस्लिम समुदाय के कई बड़े नेता खुलकर इसे विरोध में सामने आए। वहीं आम आदमी पार्टी जैसे कई राजनीतिक दलों ने इस पर मोदी सरकार के साथ नजर आई है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई है। समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और जल्द ही राज्य में इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 12 फरवरी 2022 को यानी विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वादा किया था कि अगर हम सत्ता में दोबारा आए तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने किस राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर देकर इस बात पर अपनी मुहर लगाई। उन्होंने कहा, इसके लिए जनता ने हमें जनादेश दिया और अब हम अपना किया वादा निभाने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सत्ता में आते ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की। मुख्यमंत्री ने कहा, समिति ने इस दौरान 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव और विचार लिए। उन्होंने कहा, जैसे ही यह मसौदा मिलेगा उसे हम देवभूमि उत्तराखंड में लागू करेंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि
इस दिशा में देश के अन्य राज्य भी आएंगे। इससे पहले नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कानून का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई ने घोषणा की कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार है और उसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। देसाई ने कहा कि समिति ने सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समिति ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं की बारीकियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मुझे आपको यह जानकारी देते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मसौदा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा, प्रारूप संहिता के साथ समिति की रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित की जाएगी, उत्तराखंड सरकार को भी सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार ने मई में गठित समिति में उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत दीवानी मामलों से जुड़ी विभिन्न मौजूदा कानूनों पर गौर करने और विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेने और रखरखाव जैसे विषयों पर मसौदा कानून या कानून तैयार करने का मौजूदा कानून में बदलाव का सुझाव भी देने को कहा था। देसाई ने मसौदे या समिति की रिपोर्ट का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इससे पहले राज्य सरकार को सौंपना होगा। उन्होंने कहा, हमारा जोर महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। हमने भेदभाव को खत्म कर सभी को एक समान स्तर पर लाने का प्रयास किया है। देसाई ने कहा कि समिति ने मुस्लिम देश सहित विभिन्न देशों में मौजूदा कानूनों का अध्ययन किया है, लेकिन उनके नाम साझा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, हमने विविध आयोगों की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है। यदि आप हमारा मसौदा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि समिति ने हर बिंदु पर विचार किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को पद से हटाने के फैसले पर बवाल मच गया है। गुरुवार को राज्यपाल रवि ने बालाजी को उनके पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में इस फैसले को रोक दिया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गुरुवार को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि कुछ ही घंटों के अंदर राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया है। उनके इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीएम स्टालिन ने इस संबंध में राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि किस अधिकार का इस्तेमाल कर मंत्री को बर्खास्त किया गया है। एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसा करना एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का एकमात्र विशेषाधिकार है। सेंथिल बालाजी जॉब के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन्हें मामले के चलते हुए जेल में बंद है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बर्खास्तगी का पत्र जारी करने के कुछ ही घंटों के बाद अटॉर्नी जनरल की राय लेने के लिए फैसले को वापस ले लिया गया है। इससे पता चलता है कि राज्यपाल ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले कानूनी राय भी नहीं ली। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि अदालत की संवैधानिक पीठ ने यह तय करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ दिया था कि संबंधित व्यक्ति मंत्रिगण में रहेगा या नहीं, ये उनके ही फैसले पर निर्भर करेगा। सीएम एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेंथिल बालाजी के खिलाफ कार्रवाई तो कर दी, लेकिन राज्यपाल ने पिछली अनादमरुख
सरकार के दौरान किए गए अपराधों के लिए पूर्व मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए उनकी सरकार के अनुरोध पर महीनों तक चुप्पी साध रखी थी। राजभवन के पत्र में लिखा था कि सिंथिल बालाजी नौकरी के बदले में नकदी लेने और मनी लॉन्ड्रिंग समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर वह जांच को प्रभावित और कानून न्याय की उच्च प्रक्रिया में बाधा डालते रहे। अभी भी वह एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रहा है। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और आईपीसी के तहत कुछ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिनकी राय राज्य पुलिस कर रही है। ऐसी आशंका है कि बी सिंथिल बालाजी के मंत्री परिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच समेत कानून की उचित प्रक्रिया पर गलत असर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सलाह के बिना मंत्री को बर्खास्त करने वाला उनका असंवैधानिक संचार कानून की दृष्टि से गैर कानूनी और अमान्य है, इसीलिए इसे नजरअंदाज कर दिया गया है। 1 जुलाई यानी आज से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से 4 चीजें बदल जाएंगी। अगर आपने 30 जून यानी कल तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल किए जाने पर 20% टीडीएस देना होगा आपको। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। जिन लोगों ने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया है, उनका पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसके इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों को अनुमति नहीं होगी। यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की 2 स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में 0.30% तक की बढ़ोतरी की है। पहली 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर अब तक 6.80% की जगह 6.90% ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल के टाइम्स डिपॉजिट रेट को 6.9% से बढ़ाकर 7% किया गया है। वहीं दूसरी 5 साल की पोस्ट ऑफिस आरडी पर अब आपको 6.2% की बजाय 6.5% ब्याज मिलेगा। हालांकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC, किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि योजना समेत पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। नई ब्याज दरें यानी 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। 1 जुलाई से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के विदेश में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च पर 20% टीडीएस देना होगा। अगर 7 लाख रुपए से कम खर्च होता है तो यह टैक्स नहीं लगेगा। यदि कोई विदेश यात्रा पर एक वित्त वर्ष में 8 लाख रुपए कार्ड पेमेंट करता है तो उसे पूरी रकम पर 20% यानी 1.6 लाख रुपए टीडीएस चुकाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।